हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11th चैप्टर 4 ललित कला। बुक का नाम है भारतीय कला का परिचय। इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ देख लें। आज हम उसे आगे कवर करेंगे। पश्चिमी भारतीय गुफाएं। पश्चिमी भारत में बहुत सी बौद्ध गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी और उसके बाद की बताई जाती हैं। इनमें वास्तुकला के मुख्य 3 रूप मिलते हैं: गजपृष्ठीय मेहराबी छत वाले चैत्य कक्ष जो अजंता, पीतलखोड़ा, भज में पाए जाते हैं। गजपृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभहीन कक्ष जो महाराष्ट्र के थाना नादसर में मिलते हैं, और सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष जिसके पीछे की ओर एक वृत्ताकार छोटा कक्ष होता है, जैसे कि महाराष्ट्र के कोंडीवाइट में पाया गया। चैत्य के विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप मेहराब की प्रधानता होती थी। सामने का हिस्सा खुला होता था जिसका मोहरा लकड़ी का बना होता था, और कुछ मामलों में बिना खिड़की वाले मेहराब पाए जाते हैं, जैसा कि कोंडीवाइट में भी देखा गया है। सभी चैत्य गुफाओं में पीछे की ओर स्तूप बनाना आम बात थी। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में गजपृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तूप की मानक योजना नक्शे में कुछ परिवर्तन किए गए, जिसके अंतर्गत बड़े कक्ष को आयताकार बना दिया गया, जैसे कि अजंता की गुफा संख्या 9 में देखने को मिलता है, और मोहरे के रूप में एक पत्थर की पर्दी लगा दी गई। ऐसा निर्माण बेदसा, नासिक, कार्ला, कन्हरी में भी पाया जाता है। अनेक गुफा स्थलों में पहले मानक किस्म के चैत्य कक्ष प्रवर्ती काल के भी पाए जाते हैं। कार्ला में चट्टानों को काटकर सबसे बड़ा कक्ष बनाया गया था। गुफा की योजना में पहले 2 खंभों वाला खुला सहन है, वर्षा से बचाने के लिए एक पत्थर की पर्दी दीवार है, फिर एक बरामदा, मोहरे के रूप में पत्थर की पर्दी दीवार, एक खंभे पट्टी की गजपृष्ठीय छत वाला चैत्य कक्ष, और अंत में पीछे की ओर स्तूप बना है। कार्ला चैत्य कक्ष मंडप को मनुष्य तथा जानवरों की आकृतियों से सजाया गया है। वह भारी और चित्र के अंतराल में चलती हुई दिखाई देती है। कन्हरी की गुफा संख्या 3 में कार्ला के चैत्य कक्ष की योजना का कुछ और विस्तृत रूप दिखाई देता है। इस गुफा के भीतरी भाग का संपूर्ण निर्माण कार्य एक साथ नहीं किया गया था, इसीलिए इसमें समय समय पर संपन्न किए गए कार्य की प्रगति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। आगे चलकर चतुष्कोणीय चपटी छत वाली शैली को सबसे अच्छा डिज़ाइन समझा जाने लगा, और यही डिज़ाइन व्यापक रूप से अनेक स्थानों पर पाया जाता है। जहाँ तक विहारों का सवाल है, वे सभी गुफा स्थलों पर खोदे गए हैं। विहारों की निर्माण योजना नक्शे में एक बरामदा, बड़ा कक्ष, और इस कक्ष की दीवारों के चारों ओर प्रकोष्ठ होते हैं। कुछ महत्व विहार गुफाएं अजंता की गुफा संख्या 12, वेदसा की गुफा संख्या 11, नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 हैं। आरंभ की अनेक विहार गुफाओं के भीतर से चैत्य के मेहराबों और गुफा के प्रकोष्ठ द्वारों पर वेदिका डिज़ाइनों से सजाया गया है। बाद में इस तरह की सजावट को छोड़ दिया गया। नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 में मोहरे की डिज़ाइन में एक अलग उपलब्धि हुई। नासिक की विहार गुफाओं में सामने के स्तंभों के घट आधार और घट शीर्ष पर मानव आकृतियाँ उकेरी गई हैं। ऐसी ही एक अन्य गुफा जुन्नार, महाराष्ट्र में भी खोदी गई है, जो आम जनता में गणेश लेनी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की हुई है। आगे चलकर इस विहार के कक्ष के पीछे एक स्तूप भी जोड़ दिया गया, जिससे यह एक चैत्य विहार हो गया। ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी के स्तूपों में बुद्ध की प्रतिमाएं संलग्न की गई। जुन्नार में खोदी हुई गुफाओं को सबसे बड़ा समूह है। नगर की पहाड़ियों के चारों ओर 200 से भी ज़्यादा गुफाएं खोदी गई।
जबकि मुंबई के पास कन्हेरी में ऐसे 108 गुफाएं हैं। गुफा स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल अजंता, पीतलखोड़ा, एलोरा, नासिक, भज, जुन्नार, कार्ला, कन्हेरी की गुफाएं हैं। अजंता, एलोरा और कन्हेरी आज भी फल फूल रही हैं। अजंता सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल अजंता है। यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है और वहाँ भूसावल, जलगांव और औरंगाबाद के रास्ते से पहुंचा जा सकता है। अजंता में कुल 26 गुफाएं हैं। इनमें से 4 गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं, जिनका समय प्रारंभिक चरण यानी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, पहली शताब्दी गुफा संख्या 10 व 9 और प्रवर्ती चरण यानी ईसा की 5वीं शताब्दी गुफा संख्या 1926 है। इसमें बड़े बड़े चैत्य विहार और ये प्रतिमाओं तथा चित्रों से अलंकृत है। अजंता ही एक ऐसा उदाहरण है जहाँ ईसा पूर्व पहली शताब्दी और ईसा की 5वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। अजंता और पश्चिमी दक्कन की गुफाओं के काल के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके शिलालेखों में काल तिथि का उल्लेख नहीं मिलता। तो ये यहाँ पे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि अजंता की गुफाएं किस तरह की दिखती हैं। गुफा संख्या 10, 9, 12 व 13 आरंभिक चरण की हैं। गुफा संख्या 11, 15 और ऊपरी तथा निचली और गुफा संख्या 7 ईसा की 5वीं शताब्दी के उत्तरावर्ती दशकों से पहले की हैं। बाकी सभी गुफाएं 5वीं शताब्दी के प्रवर्ती दशकों से ईसा की 6ठी शताब्दी के पूर्ववर्ती दशकों के बीच खोदी गई। चैत्य गुफा संख्या 1926 विस्तृत रूप से उत्कीर्ण की गई है। उनका मोहरा बुद्ध और बौद्ध स्तवों की आकृतियों से सजाया गया है। वे गजपृष्ठीय तहखानेदार छत वाली किस्म की है। गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी है और भीतर का संपूर्ण बड़ा कक्ष मंडप बुद्ध की अनेक प्रतिमाओं से उकेरा गया है और उनमें सबसे बड़ी प्रतिमा महापरिनिर्वाण की है। शेष सभी गुफाएं बिहार चैत्य किस्म हैं। उनमें खम्भों वाला बरामदा, खम्भों वाला मंडप, दीवार के साथ साथ प्रकोष्ठ बने हैं। पीछे की दीवार पर बुद्ध का मुख्य पूजा गृह है। अजंता में पूजा स्थल की प्रतिमाएं आकार की दृष्टि से बड़ी हैं और आगे बढ़ने की ऊर्जा के साथ प्रदर्शित की गई हैं। कुछ विहार गुफाओं का कार्य भी अभी तक अपूर्ण है, जैसे गुफा संख्या 5, 14, 23, 24 अजंता के महत्वपूर्ण संरक्षकों में वराहदेव गुफा संख्या 16 का संरक्षक, जो वाकाटक नरेश हरिसेन का प्रधानमंत्री था। उपेंद्र गुप्त गुफा संख्या 17 और 20 का संरक्षक, जो उस क्षेत्र का स्थानीय शासक और वाकाटक नरेश हरिसेन का सामंत था। बद्धभृत गुफा संख्या 26 का संरक्षक और मथुरादास गुफा संख्या 4 का संरक्षक के नाम उल्लेखनीय है। गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 में अनेक चित्र आज भी शेष हैं। चित्रों में अनेक शैली प्रकारगत अंतर पाए जाते हैं। ईसा की 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों में बाहर की ओर प्रक्षेप दिखलाया गया है। रेखाएं अत्यंत स्पष्ट हैं और उनमें पर्याप्त लयबद्धता देखने को मिलती है। शरीर का रंग बाहरी रेखा के साथ मिल गया है, जिससे चित्र का आयतन फैला हुआ प्रतीत होता है। आकृतियां पश्चिमी भारत की बाहरी की तरह भारी है। पहले चरण में बनी गुफाओं, विशेषकर गुफा संख्या 9 और 10 में भी चित्र पाए जाते हैं। ये ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के हैं। इन चित्रों में रेखाएं पैनी हैं, रंग सीमित है और इन गुफाओं में आकृतियां स्वाभाविक रूप से बिना बढ़ा चढ़ाकर अलंकृत किए हुए रंगी हैं।
भौगोलिक स्थान के अनुसार घटनाओं को समूहबद्ध किया गया है। समूह में क्षैतिज तरीके से आकृतियों का नियोजन किया गया है। भौगोलिक स्थिति को वास्तु के बाहरी हिस्सों से पृथक कर दिखाया गया है। सांची की मूर्तिकला से समानता से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार समसामयिक मूर्तिकाल एवं चित्रकाल की प्रक्रिया साथ साथ चल रही थी। पगड़ी की आगे की गांठ उसी प्रकार से आकृतियों में दिखाई गई है जिस प्रकार मूर्तियों में दिखाई गई है, तथापि पगड़ियों के कुछ अलग प्रकार भी चित्रित हैं। दूसरे चरण में चित्रों का अध्ययन गुफा संख्या 10 तथा 9 की दीवारों व स्तंभ पर बने चित्रों से किया जा सकता है। बुद्ध की आकृतियाँ 5वीं शताब्दी ईस्वी के चित्र से भिन्न है। चित्रकला के क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को धार्मिक आवश्यकताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए। गुफाओं का निर्माण एवं चित्रकला की गतिविधियां साथ साथ एक ही समय में हुई थी। अगले चरण के चित्र मुख्यतः गुफा संख्या 16, 17, 1 और 2 में देखे जा सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य गुफाओं में चित्र निर्माण नहीं हुआ। वस्तुतः प्रत्येक खोदी गई गुफा में चित्र बनाए गए, परंतु उनमें से कुछ ही शेष रह गए। इन गुफा चित्रों की प्रतीकात्मक वर्गीकरण पाया जाता है। यह भी देखा गया है कि इन चित्रों में त्वचा के लिए विभिन्न रंगों जैसे कि भूरा, पीलापन, लिए हुए भूरा, हरित पीले आदि का प्रयोग किया गया है। गुफा संख्या 16 और 17 के चित्रों में सटीक एवं शालीन रंगात्मक गुणों का प्रयोग हुआ है। इनमें गुफा की मूर्तियों के समान भारीपन नहीं है। आकृतियों के घुमाव लयात्मक है। भूरे रंग की मोटी रेखाओं से उभार प्रदर्शित किया गया है। रेखाएं जोरदार और शक्तिशाली हैं। आकृतियां संयोजनों में विशिष्ट चमक देने का प्रयास किया गया है। गुफा संख्या 1 और 2 में चित्र सलीके से बने हुए हैं एवं स्वाभाविक हैं, जो गुफा की मूर्तियों में सामंजस्य रखते हैं। वास्तु का संयोजन सामान्य है और आकृतियों को त्रिआयामी बनाने हेतु एवं विशेष प्रभाव लाने के लिए गोलाकार संयोजन का प्रयोग किया गया है। अर्धनिर्मित लंबी आंखें बनाई गई हैं। चित्रकारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित चित्र की भिन्नता का पता उनकी प्रतीकात्मकता एवं शैलीगत विशेषताओं से चलता है। स्वाभाविक भंगिमाएं एवं बढ़ा चढ़ा कर न बनाए गए चेहरों का प्रयोग विशिष्ट रूप से किया गया है। इन प्रतिमाओं के विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक एवं अवदान कथाओं के प्रसंग हैं। कुछ चित्र जैसे सिलह अवदान, महाजनक जातक और विदुर पंडित जातक के प्रसंग गुफा की संपूर्ण दीवार को ढके हुए हैं। यह उल्लेखनीय है कि छंदत जातक की कथा आरंभिक काल की गुफा 10 पर विस्तार पूर्वक चित्रित की गई है और विभिन्न घटनाओं को उनके भौगोलिक स्थलों के अनुसार एक साथ रखा गया है, जैसे कि जंगल में घटित घटनाओं को राजमहल में घटित घटनाओं से अलग दिखाए गए हैं। गुफा संख्या 10 में छंदत का दृश्य पूरी तरह पाली पाठ का अनुसरण करता है, जबकि गुफा संख्या 17 में वही प्रसंग विभिन्न रूप में चित्रित किया गया है। तथापि यह द्रष्टव्य है कि पद्मपाणि और ब्रजपाणि की आकृतियाँ अजंता में आम हैं और अनेक गुफाओं में पाई जाती हैं। लेकिन वे गुफा संख्या 1 में सर्वोत्तम रीति से सुरक्षित हैं। गुफा संख्या 2 की कुछ आकृतियाँ बैनगी की प्रतिमाओं से संबंध रखती हैं, जबकि दूसरी और कुछ प्रतिमाओं के निरूपण में विदर्भ की मूर्तिकला का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। एलोरा औरंगाबाद जिले में एक अन्य महत्वपूर्ण गुफा स्थल एलोरा है। यह अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ बौद्ध, ब्राह्मण एवं जैन तीनों तरह की 34 गुफाएं हैं। देश में
कलाओं के इतिहास की दृष्टि से यही एक ऐसा अनुपम स्थल है जहां ईसा की 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक के 3 विभिन्न धर्मों के मठ धर्म भवन एक साथ पाए जाते हैं। इसके अलावा यह अनेक शैलियों के संगम के रूप में भी बेजोड़ है। एलोरा और औरंगाबाद की गुफाएं दो धर्मों, विशेष रूप से बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच चल रहे अंतरों को दर्शाती है। वहाँ बाहर बौद्ध गुफाएं हैं। वहाँ बौद्ध धर्म के ब्रजयान संप्रदाय की अनेक प्रतिमाएं जैसे तारा, महामयूरी, अक्षोभ्य, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, अमिताभ आदि की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई हैं। बौद्ध गुफाएं आकार की दृष्टि से काफ़ी बड़ी हैं और उनमें 1, 2 यहाँ तक कि 3 मंजिलें हैं। उनके स्तंभ विशालकाय हैं और अजंता में भी 2 मंजिली गुफाएं खुदी हुई हैं। मगर एलोरा में 3 मंजिली गुफा बनाना वहाँ की विशेष उपलब्धि कही जा सकती है। ऐसी गुफाओं पर प्लास्टर और रंग रोगन किया गया था। अधिष्ठाता बुद्ध की प्रतिमाएं आकार में बड़ी और पानी तथा ब्रज पानी की प्रतिमाएं आमतौर पर अनेक अंगरक्षक के रूप में बनाई गई है। गुफा संख्या 12 जो कि एक तिमंजिली गुफा है, उसमें तारा, अवलोकितेश्वर, मानुषी बुद्धों और वैचारण, वैरोचन, अक्षोभ्य, रंथसंभव, अमिताभ, अमोघ सिद्धि, ब्रजसत्व और ब्रजराज की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म की तो एक ही 2 मंजिल गुफा यानी गुफा संख्या 14 है। स्तंभों के डिज़ाइन बौद्ध गुफाओं में बनने शुरू हुए थे और जब वे विकसित होते होते 9वीं शताब्दी की जैन गुफाओं में पहुँचे तो वे अत्यंत अलंकृत हो गए और उनमें सज्जात्मक रूप में भारी उभार आ गया। प्रामाणिक गुफा संख्या 13 से 28 में अनेक प्रतिमाएं पाई जाती हैं। उनमें से कई गुफाएं शैव धर्म को समर्पित हैं, परंतु उनमें शिव और विष्णु तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार अनेक अवतारों की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई हैं। शैव कथा प्रसंगों में कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण, अंधकासुर वध, कल्याण सुंदर जैसे प्रसंग स्थान स्थान पर चित्रित किए गए हैं। जबकि वैष्णव कथा प्रसंगों में विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाया गया है। एलोरा की प्रतिमाएं अति विशाल हैं और उनका आयतन बाहर निकला हुआ है जो चित्र की परिधि में गहराई उत्पन्न करता है। प्रतिमाएं भारी हैं और उनमें मूर्तिकला का शानदार प्रदर्शन किया गया है। एलोरा में अनेक कलाकार भिन्न भिन्न स्थलों जैसे विदर्भ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि से आए थे और उन्होंने प्रतिमाओं को उकेरा था। इसीलिए मूर्तिकला की शैलियों की दृष्टि से भारत में इसे अनेक शैलियों का संगम स्थान कहा जा सकता है। गुफा संख्या 16 को कैलाश लेनी कहा जाता है। यहाँ केवल एक अकेली गुफा को काटकर एक शैल मंदिर बनाया गया है। इसे वास्तव में कलाकारों की एक अनुपम उपलब्धि कहा जा सकता है। इस पर अगले अध्याय में भी चर्चा की जाएगी। महत्वपूर्ण शैव गुफाओं में गुफा संख्या 29, 21 उल्लेखनीय है। गुफा संख्या 29 की योजना मुख्य रूप से एलिफेंटा जैसी है। गुफा संख्या 29, 21, 17, 14 और 16 की मूर्ति कलात्मक विशेषता, विशालता और स्मारकीयता और चित्र में प्रदर्शित गतिशीलता की दृष्टि से आश्चर्यजनक है। एक अन्य उल्लेखनीय गुफा स्थल बाघ है। बौद्ध भित्ति चित्रों वाली बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय में से 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं हैं अपितु चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। यह प्राचीन समय में सातवाहन कला में बनाई गई थी। अजंता जैसी बाघ गुफाओं का निर्माण कुशल शिल्पकारों द्वारा सीधे बुल्लर पत्थर पर किया गया, जिसका मुख्य बघानी नामक मौसमी नदी की तरफ है। आज मूल 9 गुफाओं में से केवल 5 गुफाएं बची हैं, जिसमें से सभी भिक्षुओं के विहार और
चतुष्कोण वाले विश्राम स्थान हैं। इनमें लघु कक्षों के पीछे चैत्य अर्थात प्रार्थना कक्ष होता है। इन 5 गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुफा संख्या 4 है, जिसे आमतौर पर रंग महल के नाम से जाना जाता है, जहां दीवार और छत पर चित्र अभी भी दिखाई देते हैं। गुफा संख्या 2, 3, 5 एवं 7 में भी दीवारों और छतों पर भित्ति चित्रों को देखा जा सकता है। इसमें लाल भूरे रंग के पत्थर किरकिरे से तैयार मोटे पलस्तर से इन दीवारों और छतों को बनाया गया है। इनमें सबसे सुंदर चित्रों में से कुछ गुफा संख्या 4 के बरामदे की दीवारों पर भी है। भारतीय शास्त्रीय कला को और अधिक हानि न हो, इसलिए 1982 में इन चित्रों को ग्वालियर के पुरातात्विक संग्रहालय में पुनः स्थापित किया गया, जिन्हें वहां देखा जा सकता है। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर जिसने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर लेना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।